पीसीएस प्रीलिम 2025 जो 12 अक्टूबर 2025 को है, उसके लिए जो भी छात्र सीरियस हैं, सबसे पहला यही ध्यान रखें कि आपको जीएस का प्री का कट ऑफ निकालना ही निकालना है। सीसेट में तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 33%। वो हमारा जो है सीसेट के फ्री पापा वीडियोस से प्लस जो है फिर 2018 से अभी तक के पेपर से आराम से सीसेट वाला पोर्शन जो है आपका क्लियर हो जाता है। जीएस में मेन है, जीएस में आपको 150 क्वेश्चन 200 नंबर में से टारगेट इतना रखना ही पड़ेगा। 105 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 140 नंबर का टारगेट रखिए, तब जाके कट ऑफ क्लियर होता है, क्योंकि 2-4-5 क्वेश्चन हर बार की तरह गलत होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा कैसे किया जाता है वो समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि 150 में से 120 से 125 क्वेश्चन इन तीन चीजों से हर बार आ जाते हैं। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल जो कि इस बार 1300 पेजेस का है। एससीएस पेड क्विज जिसमें हम 4-5 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरे सिलेबस का निचोड़ एक तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे इसमें हमने करा दिए हैं। एससीएस टेस्ट सीरीज में हर आयाम की प्रैक्टिस हो रही है, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल हिंदी। इन तीन चीजों से तो 100% कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। ये आपको 6500 9,000 वाले में हमारे मिल सकते हैं जो ग्रुप। लास्ट के 30 दिनों के लिए हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट 6 जो मेन सब्जेक्ट हैं उनका एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो है हमने टारगेट दिया था आपको, है ना, हमारे 6500 9,000 वाले रिवीजन के लिए। उनका कॉन्सेप्चुअल वीडियो ये है आपके सामने, इसको आप देख सकते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सारी चीजें बाकायदा समझाते हुए आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि यहाँ पर आप डेली टॉपिक वाइज जो आपके रिवीजन सीरीज यहाँ पर स्टार्ट हुई है, तो आज उसका डे 1 है, तो जल्दी से करते हैं क्लास की शुरुआत। क्लास की लेंथ यहाँ पर हम छोटी रखेंगे ताकि आप लोग बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर रिवीजन कर पाओ, जो कि आपके प्रीलिम्स 12 अक्टूबर में काम आ जाए। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पर 6 टॉपिक्स होंगे आपके। इतिहास में आपका 1857 का रिवोल्ट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड यहाँ पर इकोनॉमी का। ठीक है, तो चलिए क्लास की करते हैं शुरुआत। बाकी ये जो टॉपिक्स हैं ये सब आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब फोल्डर वगैरह में आपको ऐप में ये सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से जहां पर जो लिखी है वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सीधे आ जाते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो बेसिकली ये कहां से स्टार्ट होता है, तो मेरठ से स्टार्ट होता है। और कहां पर जाता है, तो आप बोलोगे सर दिल्ली पर। बेसिकली मेरठ से दिल्ली की तरफ ये आउटब्रेक होता है। ठीक है, इसकी एक्चुअल बिगिनिंग कब हुई थी, तो 1857 की आपके 10th मई 1857 में 10 मई 1857 में आपके मेरठ में 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट होता है, जिसमें उससे 36 माइल दूर 36, याद रखिएगा 36 माइल्स दूर यहां पर आपके दिल्ली की तरफ क्या करते हैं, सैनिक कूच करते हैं। ऑल अराउंड आपके 2200 यहाँ पर सोल्जर्स क्या होते हैं, दिल्ली की तरफ जाते हैं मेरठ से। और वहां पर जाकर अपने बहादुर शाह जफर जो होते हैं उनको क्या बोल देते हैं कि भाई अब आप हमारे क्या हो, माई बाप। और यहां से आपको क्या करना है, इस रिवोल्ट को कैरी ऑन करना है। ठीक है, अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये जितने भी आपके सोल्जर्स थे, जो भी उनके सामने आता है उन पर गोली चला देते हैं। मतलब जितने भी उनके ब्रिटिशर्स होते हैं, जो भी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, या तो उन्हें सरेंडर करने को बोलते हैं या फिर उन्हें शूट आउट कर देते हैं। मतलब तुरंत के तुरंत, बिल्कुल भी यहाँ पर टाइम नहीं लगाते हैं। इसके अलावा जो पुलिस फोर्स होती है वो रिफ्यूज कर देती है सपोर्ट। ठीक है, कि जो आपके यहाँ पर ब्रिटिशर्स होते हैं उनका साथ नहीं दिया था। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको याद रखना है, पुलिस बल ने भी विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। पुलिस फोर्स रिफ्यूज टू सपोर्ट द ब्रिटिश। ठीक है, याद रखिएगा, इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट। ठीक है, दैट वेरी नाइट द सोल्जर मार्च फ्रॉम द मेरठ टुवर्ड्स दिल्ली। ये दिल्ली की तरफ जाते हैं और फिर मैंने जैसा कि आपको बताया, वहां पर जाकर ये क्या बोल देते हैं, वहां पर जाकर ये बोल देते हैं कि भाई आज से बहादुर शाह जफरी हमारे क्या ऑफिशियल हेड है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहां पर आपको तारीख याद रखनी है। सबसे पहले फरवरी 1857 में आपके क्या होता है, तो आपका जो दोस्तों यहाँ पर बरहामपुर था, उसमें 19th नेटिव जो इन्फेंट्री थी, ठीक है ना, इसने सबसे पहले रिफ्यूज कर दिया था आपके जो नई इनफील्ड राइफल थी उसके यूज करने से। ठीक है, जो ब्रिटिश मिलिट्री में नई इनफील्ड राइफल थी उसको 19th नेटिव इन्फेंट्री ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था बरहामपुर में कि हम इसको यूज नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर आपके काऊ और पिग मतलब सुअर की चर्बी लगी हुई थी। दैट इज वाई उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये हमारा रिलीजियस इंसल्ट थी, हमारी ये धार्मिक बेइज्जती थी। इसके चलते सैनिकों ने मना कर दिया। अब होता क्या है, तो आप सबको पता है, फिर ये बात आगे फैलती है। 29 मार्च 1857 को ये बात आपके बैरकपुर में मंगल पांडे तक पहुंच जाती है। और मंगल पांडे आपके 34th, याद रखिएगा, ही वॉज द सोल्जर ऑफ द 34th नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, ये 34th नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर थे और ये क्या कर देते हैं, प्रोटेस्ट कर देते हैं कि भाई ये जो आप कर रहे हो गलत है, ये ग्रीस जो कार्ट्रिज है इनका हम यूज नहीं करेंगे, ये हमारे क्या है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स के क्या अगेंस्ट है। और इसके चलते आपके जो बेसिकली हमारे कौन थे, मंगल पांडे, इनको हैंग ऑन कर दिया जाता है 8 अप्रैल 1857 को। याद रखिएगा,
8 अप्रैल 1857 को आपके मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, डेट्स यहां पर ध्यान रखिएगा, डेट्स पर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब ये जो आपका होता है ना, ये जो आपके मंगल पांडे को फांसी दी जाती है, हैंग ऑन किया जाता है, ये आपके आग में घी का काम करता है। और जो आपका रिवोल्ट था, ये बुरी तरह से, मतलब बहुत तेजी से क्या होता है, फैलना स्टार्ट होता है। अवध, लखनऊ, मेरठ, हर जगह पर ये चीजें फैल जाती हैं कि भाई अंग्रेज क्या कर रहे हैं, धार्मिक आधार पर मुसलमान और हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं और उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये बात एकदम आग में घी का काम करती है, बात आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं यहाँ पर 3 मई 1857 को क्या होता है, तो जो आपका सेवेंथ अवध रेजिमेंट थी, जो 7th अवध रेजिमेंट थी, ये क्या कर देते हैं, इंग्लिश ऑफिसर्स पर गोली, मतलब सीधे क्या कर देते हैं, गोली चला देते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 7वीं अवध रेजिमेंट के जो जवान थे, इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के आदेश मानने से इनकार कर दिया और यहां पर रिजल्ट क्या मिला इनको कि ये जो आपके 7th अवध रेजिमेंट थी, इनको हटा दिया गया, इनको एबोलिश कर दिया गया, इनको डिसमिस कर दिया गया। समझ में आई बात, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद क्या होता है, 10 मई, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 10 मई को आपके जो 3rd कैवलरी थी, जो 3rd कैवलरी रेजिमेंट थी, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम इस कार्ट्रिज का यूज नहीं करेंगे, इस इनफील्ड राइफल का यूज नहीं करेंगे। और फिर इन्होंने अंग्रेज ऑफिसर्स पर गोली वगैरह चला दी और सीधे दिल्ली की तरफ मार्च कर दिया और यहां से ऑफिशियली आपका स्टार्ट होता है रिवोल्ट ऑफ 1857। अब इसमें आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये वाला आपका पोर्शन है, ये वाला पोर्शन गलती से मत भूलिएगा, ठीक है। रिवोल्ट, आपका सेंटर ऑफ रिवोल्ट और लीडर, तो दिल्ली में आपके कौन थे, आप बोलोगे जनरल बख्त खान थे। कौन थे, जनरल बख्त खान। आपके लखनऊ में कौन थे, तो आप बोलोगे सर बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर, ठीक है। बिहार में कौन थे, तो आप बोलोगे कुंवर सिंह। बेसिकली ये जगदीशपुर के थे। कहां के थे, आप बोलोगे सर ही बिलोंग टू दी जगदीशपुर, है ना। याद रखिएगा, इन्होंने जगदीशपुर से आपके रिवोल्ट की कमान को संभाला हुआ था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, गोरखपुर के याद रखिएगा गजाधर सिंह, है ना। गजाधर सिंह आपके रिवोल्ट को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं गोरखपुर में। जी फॉर गोरखपुर, जी फॉर गजाधर सिंह, ठीक है। अगेन कानपुर, नाना साहब आपको याद होगा। बरेली का याद रखिएगा, खान बहादुर खान। खान बहादुर खान यहाँ पर ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बरेली। फिर फैजाबाद का मौलवी आपके अहमदुल्ला। ग्वालियर का तात्या टोपे विद द हेल्प ऑफ आपके रानी लक्ष्मीबाई। फरुखाबाद में आपको याद में रखना है नवाब तफाजुल हुसैन। ये इंपॉर्टेंट है, जितने पे मैं स्टार मार्क करूं वो याद रखेगा, ठीक है। फरुखाबाद में नवाब तफाजुल हुसैन आपके लीड करते हैं। देन आपकी बात आती है मेरठ की, तो मेरठ में आपके कदम सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, कदम सिंह, ठीक है। अगेन आता है आपका घर मंडाला, यहाँ पर शंकर शाह और राजा ठाकुर प्रसाद लीड करते हैं। मंदसौर की बात करें तो मंदसौर में प्रिंस हुमायूं फिरोज शाह, ठीक है, जिनको फिरोज शाह कहा जाता था, प्रिंस हुमायूं आपके क्या करते हैं, मंदसौर में लीड करते हैं। छोटा नागपुर में आपके गोनू करते हैं, ठीक है। और लास्ट में सागर में आपके शेख रमजान करते हैं। तो ये आपको लीडिंग याद में रखना है। अब यहां पर आता है रीजन क्या क्या थे। सबसे पहले कुछ पॉलिटिकल रीजन थे, ठीक है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कारण थे, सोशियो एंड रिलीजियस यहाँ पर आपके रीजंस थे, इकोनॉमिक रीजंस थे, इसके अलावा मिलिट्री रीजन थे और कुछ यहाँ पर आप बोलोगे इमीडिएट कॉज थे। सबसे इंपॉर्टेंट ये कारण याद रखिएगा, ये सारे के सारे इसके रीजन थे, कोई एक नहीं, बहुत सारे कारण थे, ठीक है। अब बात करते हैं ये फेल क्यों, व्हाई डिड द रिवोल्ट ऑफ 87 फेल्ड। तो आप सबसे पहले याद में रखना कि इसमें सभी लोग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। सबसे पहली बात तो सभी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। जो मिडिल क्लास था वो इससे बिल्कुल दूर था, मिडिल क्लास और जो एलिट क्लास था वो इससे बिल्कुल दूर था। दूसरी बात, जब एलिट क्लास अलग हो गया तो इनको फंडिंग का अभाव हो जाएगा, इनके पास फंडिंग नहीं होगी, तो इनके पास क्या था, जरूरी जो इक्विपमेंट्स थे उनका भी क्या हो गया था, अभाव हो गया था। इसके अलावा इनके पास एक यूनिफाइड आर्मी नहीं थी, एक डेडिकेटेड जो होता नहीं कॉन्सेप्ट, वो नहीं था। इसके अलावा हमारे पास उस समय तक नेशनलिज्म भी क्या है, डेवलप नहीं हो पाया था और ये बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड था। ये जो आपका आंदोलन था, इट वाज क्वाइट स्कैटर्ड, मतलब बिखरा बिखरा, अभी इधर हो रहा है, कभी किधर हो रहा। अगर एक साथ पूरे इंडिया में होता तो बात अलग होती, लेकिन मई में यहां पर हुआ, फिर जून में आपका झांसी में हुआ, फिर अगस्त में आपका दिल्ली में हो रहा है, तो ये अलग अलग हुआ। इसकी वजह से ये ना बड़ा आसान हो गया ब्रिटिशर्स के लिए दबाने के लिए। मतलब मान लो पहले उन्होंने कानपुर में जाकर सप्रेस कर दिया, फिर कानपुर से आर्मी फ्री हो गई, फिर वो चले गए लखनऊ में जाके सप्रेस कर दिया, फिर इलाहाबाद चले गए, फिर दिल्ली चले गए। तो ऐसे करके आराम से टहल टहल के उन्होंने अपना काम कर लिया। जबकि अगर एक साथ होता तो फिर यहाँ पर हालत खराब हो जाती। और एक बड़ा रीजन था कि यहाँ पर जो आपके कई सारे जो प्रोविंस थे उन्होंने भी क्या किया था, इंडियन जो रिवोल्ट था इसको सपोर्ट नहीं किया था
बल्कि उन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब रिजल्ट क्या होता है, तो रिजल्ट इसके बहुत सारे थे। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर से जो कंपनी का गवर्नेंस था वो खत्म हो गया था और पूरी की पूरी पावर किसके पास चली गई थी, ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी, ठीक है, थ्रू द एक्ट ऑफ 1858। बात समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और हमारी ऑफिशियल हेड कौन बन गई थी, रानी विक्टोरिया बन गई थी, क्वीन विक्टोरिया बन गई थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इनका प्रोक्लेमेशन जो था वो पढ़ा किसने था, तो आप बोलोगे इनका प्रोक्लेमेशन जो था वो 1858 का लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आते हैं कुछ विद्रोह पर। तो संथाल एंड मुंडा रिबेलियन, सबसे पहले संथाल रिबेलियन की बात करेंगे 1855 1856 एडी, याद रखिएगा इसका ईयर, ठीक है। ये आपका एक जनजातीय विद्रोह था, इट वाज अ ट्राइबल रिबेलियन। इसके जो मेन लीडर थे दैट वाज दे वर सिद्धू एंड कान्हू, सिद्धू एंड कान्हू वर लीड द संथाल रिबेलियन, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और रीजन कौन सा था, भागलपुर, बेसिकली भागलपुर कहां पर, आप बोलोगे बिहार में है, ठीक है, और राजमहल हिल्स। सो भागलपुर एंड राजमहल हिल्स में आपके बेसिकली ये हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखते हैं यहां पर मुंडा रिबेलियन। सो मुंडा रिबेलियन कब हुआ था, 1893 1900 एडी के बीच में। और इसके हेड कौन थे, इसको लीड किसने किया था, बिरसा मुंडा ने। कहां पर हुआ था दोस्तों, आप बोलोगे झारखंड में हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखना। और किसके अगेंस्ट हुआ था, तो इनकी एक सिस्टम थी जिसको यहां पर अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दिया था, एबोलिश कर दिया गया था, जिसे हम क्या कहते थे, खूंट कटी सिस्टम कहते थे। खूंट कुटी सिस्टम था, उसको अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया था, जिसके अगेंस्ट में आपके यहां पर क्या हुआ था, बिरसा मुंडा ने एक डेडिकेटेड मुंडा रिबेलियन यहां पर कर दिया था। इसको बच्चे उलगुलान भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको उलगुलान भी कहते हैं। मुंडा रिबेलियन इज ऑल्सो नोन एज उलगुलान, क्या बोलते हैं, ग्रेट टिमल्ट, याद रखिएगा, ठीक है ना। आनंद पनरे ये कौन थे भाई, आप बोलोगे प्रोपोगेटर ऑफ द वैष्णविज्म, इज कंसिडर्ड द स्पिरिचुअल गुरु। किसके स्पिरिचुअल गुरु थे, तो आप बोलोगे बिरसा मुंडा के, ठीक है। बिरसा मुंडा के स्पिरिचुअल गुरु कौन थे, आनंद पनरे थे, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते, मतलब इतना याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इसमें मत जाइएगा, ठीक है। अगला यहां पर देखते हैं बेटा, यहां पर पॉलिटी के कुछ पार्ट्स। पॉलिटी का जो सबसे पहला पार्ट याद रखिएगा, ये हमारे यूनियन टेरिटरीज और हमारा जो पूरा केंद्र सरकार के अंतर्गत भारत सरकार के पास जितना भी टेरिटरी है उन सभी को डिफाइन करता है आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बीच में। पार्ट 2 आपका किसके बारे में कहता है, सिटीजनशिप, कहां से लिया था, ब्रिटेन से लिया था, आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। पार्ट 3 याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट 12 to 35। पार्ट 4 आपको याद में रखना है, डीपीएसपी 36 to 51। पार्ट 4A मौलिक कर्तव्य 51A, इसमें कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आप बोलोगे देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पार्ट 5 में है, पार्ट 6 में आपके स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, पार्ट 7 आपका रिपील हो गया है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। पार्ट 8 में क्या है, आप बोलोगे सर पार्ट 8 में आपके किसके बारे में दिया गया है, यूनियन टेरिटरीज, यानी जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में पार्ट 8 में मिलेगा। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 के बीच में। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, दिल्ली, इन सब के बारे में आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। पार्ट 9 आपका पंचायत के बारे में, पार्ट 9A आपका म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, पार्ट 9B आपके कोऑपरेटिव्स के बारे में। पंचायत के बारे में आर्टिकल है आर्टिकल 243 से 243O तक, याद रखिएगा 243O तक। म्युनिसिपैलिटीज इससे आगे से स्टार्ट होगा 243P से लेकर 243ZG तक, ठीक है। इसके बाद कोऑपरेटिव इसके आगे से स्टार्ट होगा, ZH से लेकर ZT तक आपके किसके बारे में है, कोऑपरेटिव्स के बारे में, याद रखिएगा। कौन सा अमेंडमेंट था, बोलोगे सर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2011 का, जब इस पार्ट को आपके ऐड ऑन किया गया था, ठीक है। पार्ट 10 आपका किससे, तो आप बोलोगे शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से। पार्ट 11 आपका रिलेशन बताता है सेंटर और स्टेट के बारे में। पार्ट 12 आपके फाइनेंस के बारे में बताता है। पार्ट 13 आपके कॉमर्स के बारे में बताता है। पार्ट 14 वेरी इंपॉर्टेंट है, पार्ट 14 में आपके जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं इनके बारे में यहां पर दे रखा गया है। पार्ट 14 है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू आपका ऐड किया गया था, जिसमें आपके ट्रिब्यूनल्स के बारे में दिया गया है 323A और 323B, ये बात आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। इसके अलावा पार्ट 15 में आपके क्या है, तो यहां पर आपके निर्वाचन यानी इलेक्शंस के बारे में दे रखा गया है, ठीक है। आर्टिकल 324 से लेकर 339A तक, ठीक है। पार्ट 16 आपके स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल जो आपके कुछ क्लासेस है ना, सेक्शन है ना, उनके लिए, ठीक है। पार्ट 17 आपको याद में रखना है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, आर्टिकल 343 से लेकर 351B तक। पार्ट 18 अगेन इंपॉर्टेंट है, आपके इमरजेंसी प्रोविजंस है, आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक लेकर। अच्छा, मैं एक साइड मार्क इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा घिचपिच नजर ना आए, आप लोग इजीली चीजों को समझ पाओ। और इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूं ताकि इंग्लिश वाले बच्चे आराम से उस चीज को समझ पाए।
अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। पार्ट 20 आपका किससे रिलेटेड था? आप बोलोगे सर संविधान का संशोधन यानी कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल इसके बाद पार्ट 21 और 22 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। अगेन यहाँ पर बता देते हैं कि ये आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें आपके टू द पॉइंट हाई यील्ड शॉर्ट नोट्स के थ्रू यहाँ पर आपके नोट्स दिए जाएंगे और इसके अलावा आपको स्पेशल यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपकी तैयारी को क्या करेंगे, एकदम सटीक, जो आपके एग्जाम में आपको क्या करेगी, बहुत ज्यादा मदद कर सकती है, उसको यहाँ पर हम करवा रहे हैं। और इसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, हमारा क्या करना है, ये वाला जो आपका कोर्स है इसको ज्वाइन कर लेना, मात्र 499 में है, जिसमें ये सारी चीजें ऑलमोस्ट आपका 25 टेस्ट सीरीज, अगर आप बाजार में जाकर 25 टेस्ट सीरीज भी खरीदने जाओगे ना तो भी उसका प्राइस 500 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हम टेस्ट सीरीज, हाई यील्डिंग टॉपिक्स, वीडियो, करंट अफेयर, पूरे साल का करंट अफेयर के क्वेश्चन अलग से, आपके यूपी के करंट अफेयर के क्वेश्चन अलग से, ये सारी चीजें आपको इसमें मिल रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा ज्ञान सर का जो यहाँ पर SCS का जो हमारा टेलीग्राम मेंटरशिप ग्रुप है जिसको आप सिर्फ 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके यहाँ पर जुड़ सकते हो, तो ये आप अगर आप ले लेते हो तो आप ये मानो कि 12 अक्टूबर को आप बिल्कुल श्योर हो जाओगे पेपर देने के बाद ही कि आपका सिलेक्शन 100% है, होगा ही होगा, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना है, इनसे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहां पर बात करते हैं कुछ आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल 1 आपका बताता है किसके बारे में, तो आप बोलोगे नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 3 याद रखिएगा, आर्टिकल 3 किस लिए, क्योंकि इसमें ना नेम ऑफ न्यू स्टेट और जो आपका एरिया है इसको चेंज करने के बारे में यहां पर बताता है। जो आपके एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, याद रखिएगा, जो पहले से एग्जिस्टिंग स्टेट हैं उनके नाम में बदलाव या फिर उनकी सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन नहीं है, नए राज्य के बारे में यहां पर आर्टिकल 2 कहता है, याद रखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, ठीक है। आर्टिकल 15 आपके 5 बेसिस पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, 5 ग्राउंड पे आपके प्रोहिबिशन करता है गवर्नमेंट को कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। आर्टिकल 16 कहता है कि गवर्नमेंट जब यहां पर एम्प्लॉयमेंट देगी तो 7 बेसिस पर, 7 अलग अलग आधारों पर आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकती, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 आपके एबोलिशन ऑफ टाइटस, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको याद में रखना है, ठीक है। आर्टिकल 20 में आपके डबल जियो पार्टी दे रखा गया है, ये वर्ड डायरेक्टली पूछा जाता है तो आपको याद में रखना है। डबल जियो पार्टी के अगेंस्ट आपको क्या प्रोटेक्शन है, मतलब आपको एक ही कानून के लिए पहली बात तो 2 बार सजा नहीं हो सकती, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये आपका आर्टिकल 20 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, ये आपका राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है, एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आपका कहता है। आर्टिकल 21A अगेन इंपॉर्टेंट है, आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था बच्चे, और ये आपका क्या है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। आर्टिकल 22 आप सबको पता है, ठीक है, इसमें अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसके क्या राइट होंगे, यहां पर उसके बारे में दिया गया। अगेन आर्टिकल 25 बहुत बार पूछा गया है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड दी फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड दी प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, मतलब आपको अपना धर्म कैसे भी मानना है आप मान सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मानने के साथ साथ आपको, अगर आप कोई मंदिर चला रहे हो, कोई गुरुद्वारा चला रहे हो, कोई मस्जिद चला रहे हो, तो आप मस्जिद के अंदर किस तरह से पूरी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है वो भी आप कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब गवर्नमेंट ऐसा कह रही है, ठीक है। आर्टिकल 29 ये आपके लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए याद रखिएगा, ठीक है, यहां पर उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। आर्टिकल 30 कहता है कि जो माइनॉरिटीज हैं, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, ये दोनों क्या कर सकते हैं, आप बोलोगे सर ये दोनों अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को यहां पर क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। आर्टिकल 32 सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर मिल जाती कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, और ये वही आर्टिकल है जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, आप बोलोगे, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाल ही फिलहाल में कौन से स्टेट में लागू हुआ, तो आप बोलोगे उत्तराखंड में, कब लागू हुआ था, 27 जनवरी 2025 में, है ना, याद रखेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 45 6 साल तक के बच्चों को 6 साल तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में यहां पर पूरी बातें की गई है, ठीक है। आर्टिकल 49 किससे रिलेटेड है, तो आप बोलोगे सर ये मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने की बातें करता है। आर्टिकल 50 क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी न्यायालय जो होगा वो कार्यालय से अलग होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। वैसे सेपरेशन ऑफ पावर किसने दिया था, याद रखिएगा, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, ठीक है। 51 क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज और देयर आर
11 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। अगला यहाँ पर चलते हैं ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी बच्चे कहाँ से निकलती है, तो आप बोलोगे उत्तर काशी जिले से, ठीक है। उत्तर काशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से आपके निकलती है ना, है ना, बात समझ में आ गई। और ये कितनी ऊंचाई पर है, तो 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, ये बात आपको ध्यान में रखना। उस समय इसको क्या बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं। देवप्रयाग के पास आपके भागीरथी में अलकनंदा आकर क्या करती है, कन्फ्लुएंस करती है, मर्ज हो जाती है, और उसके बाद फर्दर इसको गंगा बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। गंगा हरिद्वार के बाद प्लेन में एंटर करती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। गंगा रिवर के बारे में और क्या है, तो इसकी जो आपके दोस्तों मेजर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, राइट हैंड मतलब जैसे गंगा ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, तो इस साइड से मिलने वाली जो रिवर्स है, तो सबसे बड़ी रिवर आपको याद में रखना है यमुना है, इसके अलावा सोन है, इसके अलावा पुनपुन है, और आपके दामोदर है। ये सारी की सारी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। क्या बोला मैंने, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इसके अलावा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो रामगंगा, लेफ्ट मतलब इधर, लेफ्ट बैंक मतलब ये वाला, ठीक है, क्योंकि गंगा के फ्लो की डायरेक्शन ऐसी है ना, समझ में आ गई बात। तो लेफ्ट बैंक कौन कौन सी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी नहीं, महानंदा, ये सारे के सारे क्या है आपके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यमुना के बारे में बताया तो बच्चे यमुना कहां से निकलती है, आप बोलोगे यमुनोत्री ग्लेशियर से, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 6316 मीटर ऊंचाई है इसकी, याद रखिएगा। बंदरपूंछ ग्लेशियर, बंदरपूंछ रेंज है, वहां पर यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहां से आपके ये निकलती है, और इलाहाबाद में ये गंगा रिवर से क्या करती है, मर्ज हो जाती है, ठीक है। अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, तो कुछ यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलती है, जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये क्या करती हैं आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनाती किसकी, यमुना की। जबकि आपके हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा, रिंद आपके हिंडन, रिंद, रिहंद है बेसिकली, ठीक है, एक नदी का नाम, रिहंद रिंद भी दोनों ही कहते हैं। इसके अलावा सेंगर और वरुणा, ये आपके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, आप बोलोगे यमुना की। बात समझ में आ गई। मोस्ट ऑफ इट्स वाटर इज डाइवर्टेड फॉर इरिगेशन पर्पस थ्रू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यमुना कैनाल्स एंड द आगरा कैनाल्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी। अब बात करते हैं तीस्ता रिवर की। तीस्ता रिवर दोस्तों कहां से निकलती है, आप बोलोगे सर ये पनहरी से, यानी कि आपके तीस्ता कांसी से यहां पर निकलती है, ये इसके ग्लेशियर का नाम है, याद रखिएगा। पुन आपके पौहुनरी, ठीक है, पौहुनरी, ठीक है, याद रखेंगे। सिक्किम हिमालय से ये निकलती है, और यहां पर आपके कैचमेंट एरिया में क्या आता है, तो आप बोलोगे लामू लेक आता है, इसके अलावा गुरु डोंगमर लेक आता है, थांगू वैली आती है, यमथांग, इसके अलावा दिक्चू, इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर स्ट्रीम क्या करती है, इसमें आकर जुड़ती है, और बाद में ये आपका पूरा तीस्ता रिवर फ्लो बन जाती है, ठीक है। तीस्ता रिवर अब सिक्किम से निकलकर क्या करती है, दक्षिण की ओर बहती है, मतलब साउथ की ओर फ्लो होती है, और इसके अलावा ये शिवालिक रेंज को पास करते हुए साउथ ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है, और इसके बाद इसमें सिवोक खोला दर्रे से ये पश्चिम बंगाल के मैदानों में प्रवेश करती है। तो अगर आपसे बोला जाए कि तीस्ता वेस्ट बंगाल में जब एंटर करती है तो कौन से उसको क्रॉस करती है, पास को, तो आप बोलोगे सिवोके खोला रिवर आपके पास को ये क्या करती है, क्रॉस करती है, और उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, ठीक है। इवेंचुअली जॉइंस द जमुना, ठीक है, जमुना में जब आपका ब्रह्मपुत्र रिवर मिलता है, ठीक है, इन बांग्लादेश, इट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इंक्लूड दी आपका ब्रिज, लचुंग, रानी खोला, तालुंग, ये सब क्या है, इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सॉरी इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, रंगित, कनक, रिंगयोंग, छू, ठीक है, रामछाप, छू, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये आपकी कुछ रिवर हो गई। अब चंबल बच्चे कहां से निकलती है, तो आप बोलोगे मालवा प्लेट्यू से निकलती है, मऊ के पास मालवा प्लेट्यू से निकलती है मध्य प्रदेश में, और ये आपका डीप रिवाइन बनाती है, बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके ऊपर आपका गांधी सागर डैम भी बना हुआ है कोटा में, ये भी आपको ध्यान में रखना। बात समझ में आ गई है। इसके अलावा चलते हैं आपका गंडक रिवर आपके क्या करती है, दो स्ट्रीम से मिलकर बनी है, एक आपके काली गंडक और दूसरा क्या आपका त्रिशूल गंगा, इन दोनों से मिलकर बनी, और दोनों के दोनों आपके नेपाल हिमालय में क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, ठीक है। एक आपके निकलती है धौलागिरी, और एक आपके माउंट एवरेस्ट के बीच से ये निकलती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, और पूरे नेपाल को ये इरिगेटेड करती है, ड्रेन करती है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके घाघरा कहां से निकलती है, मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है। कोसी रिवर आपके कहां से निकलती है, तो आप बोलोगे सर कोसी रिवर हमारे तिब्बत से आपके निकलती है, आपको याद में रखना है, नॉर्थ ऑफ द माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ से यहां से निकलती है, ठीक है, याद रखना। और नेपाल में इसको क्या कहते हैं भैया, नेपाल में आपको ध्यान में रखना है, कोसी रिवर को आपके सप्त कोसी या अरुण रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर रामनगर रिवर दे रखा है, रामगंगा रिवर, रामनगर नहीं भाई, कभी कभी हो जाता है गलती से, सॉरी। चलो, रामगंगा रिवर जो दे रखी गई है, ये बहुत ही छोटी रिवर है,
लेकिन ये कहां से निकलती है, तो ये आपके गढ़वाल नियर गैरसेन से निकलती है, बात आपको ध्यान में रखना है। और ये शिवालिक रेंज को क्रॉस करती है, साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो होती है और उत्तर प्रदेश के मैदान में फ्लो होने के बाद नजीबाबाद में ये क्या करती है, फाइनली आपको गंगा के साथ मिल जाती है आपके कन्नौज में, याद रखिएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर दामोदर रिवर कहां से निकलती है, तो आप बोलोगे सर छोटा नागपुर प्लेट्यू से आपके निकलती है दामोदर रिवर, बात समझ में आ गई है ना। अब इसके बाद इसको क्या बोला जाता है, दामोदर रिवर को सौरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा शारदा और सरयू रिवर ये आपके कहां से निकलती है, तो ये आपके मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, नेपाल के पास से, नेपाल के पास से, नेपाल क्या है, नेपाल में हिमालय के पास से, ठीक है, बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, आगे यहाँ पर महानदी रिवर आती है। महानदी रिवर कहां से निकलती है, तो ये आपके सिहावा पहाड़ियां हैं, कहां पर, छत्तीसगढ़ में, छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास में सिहावा हिल्स, वहां से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। याद रखिएगा इसका रिवर बेसिन जो है 53% क्या करता है, मध्य प्रदेश को कवर करता है, छत्तीसगढ़ को, और यहाँ पर आपके उड़ीसा में 47% ये क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। गोदावरी रिवर कहां से निकलती है, तो आप बोलोगे सर त्र्यंबकेश्वर के पास से निकलती है और इसे गंगा ऑफ दी साउथ भी बोला जाता है, ठीक है, गंगा ऑफ दी साउथ भी बोला जाता है, बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, इनके नाम याद रखिएगा। कृष्णा कहां से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, इसकी मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कोयना, तुंगभद्रा और आपके भीमा। कावेरी कहां से निकलती है, ब्रह्मगिरी से निकलती है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटका से, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। इसकी कुछ आपको इंपॉर्टेंट जैसे रिवर्स है, ट्रिब्यूटरी कौन सी है, काबिनी है, भाविनी है और अमरावती है, ठीक है। नर्मदा कहां से निकलती है, तो आप बोलोगे अमरकंटक से निकलती है, ईस्ट आपके वेस्ट की तरफ फ्लो होकर आपके कहां पर गिरती है, आप बोलोगे कैम्बे की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। ये आपके विंध्या और सतपुड़ा रेंज के बीच में फ्लो होती है, बात आपको ध्यान में रखना है। धुआंधार वाटरफॉल्स आपके जबलपुर में नर्मदा नदी पर बना हुआ है और इसे क्या बोला जाता है, इसे लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी बोला जाता है। सरदार सरोवर डैम भी इसी पर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ विटामिन जो आपके क्या है भाई, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जो आपके वाटर सॉल्युबल्स हैं उनमें आपके दो आते हैं, एक आपका बी आता है, एक आपका सी आता है। बी के सारे वेरिएंट आपके वाटर सॉल्युबल्स होते हैं, B1 B2 B6 B3, ठीक है, B12 B9, ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं। इसके अलावा जो कीड़ा है, कीड़ा आपको याद में रखना है, ये वाटर में नहीं घुलता है, ये आपके फैट डिसॉल्व होता है, ये क्या होता है आपके फैट। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये आपके किसमें है, फैट में डिसॉल्व होता है, आपको ध्यान में रखना है। याद रखिएगा जो वाटर सॉल्युबल होते हैं ये आपके बॉडी में स्टोर नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि फैट में डिसॉल्व ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये फैट में डिसॉल्व नहीं होते, ये वाटर में होते हैं, इसलिए आपके बॉडी में आपके स्टोर नहीं होते हैं एक्सेप्ट B12। जबकि जो आपके कीड़ा है यानी कि विटामिन के, ई, डी, ए, ये आपके लीवर और एडिपोज टिश्यूज में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, याद रखिएगा। अब विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आप सबको पता है भाई, रतौंधी जीरोप्थेल्मिया होता है। विटामिन B2 से क्या होता है, बेरी होता है, बात आपको ध्यान में रखना है। B2 से क्या होता है, तो आप बोलोगे सर राइबोफ्लेविन, सॉरी, यहाँ पर आपके क्या होता है दोस्तों, माउथ अल्सर्स होता है, चिलोसिस होता है, ठीक है, राइबोफ्लेविन से। इसके अलावा अगर आपसे बोला जाए साइनोकोबाला एमिन से क्या होता है, तो यहाँ पर आपके पर्नीसियस एनीमिया होता है। साइनोकोबाला एमिन जिसे आप विटामिन B12 कहते हैं और ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें आपके कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। इससे आपके नर्व क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। विटामिन सी जिसको आप एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हो, इससे आपके क्या होता है, कमी से, तो आप बोलोगे सर स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। अच्छा ये जो आपका क्या खाना है ये आप लोग एक बार खुद से भी पढ़िएगा, ठीक है। विटामिन डी क्या है, विटामिन डी आपको याद में रखना है, इसको कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं और इसकी कमी से रिकेट्स होता है। और बड़ों में क्या होता है, आपके ऑस्टियोमलेशिया होता है। ई टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल की कमी से क्या होता है, बच्चे में याद रखिएगा जो इंसान होता है उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, उसकी जो प्रजनन क्षमता वो कम हो जाती है, ठीक है। के क्या होता है, नैप्थाक्विनोन, इससे आपके ब्लड क्लॉटिंग में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है अगर आपके अंदर विटामिन बी के की क्या है, कमी है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनको बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपका क्या है, आप बोलोगे एक तो आपका विटामिन है, दूसरा क्या आपके मिनरल्स, और कुछ क्या है आपके मैक्रो, मतलब जिनकी बॉडी में ज्यादा जरूरत है। तो बॉडी में ज्यादा जरूरत किसकी होती है, आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की, याद रखिएगा, ठीक है, फैट्स की, समझ गए ना बात को। चलो आगे देखते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स आपके बहुत टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में आपको सबसे सिंपल याद रखिएगा ग्लूकोज, तुरंत डिसॉल्व हो जाता है। जबकि पॉलीसैकेराइड में क्या आता है, स्टार्च, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो स्टार्च का यूज करते हैं, जबकि जो इंसान वगैरह होते हैं वो आपके ग्लूकोज का यूज करते हैं। अब इसी में होता है आपका एक ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के फैट में क्या होता है, स्टोर होकर रहता है। ये वो
आपका ग्लूकोज है जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, ये आपका वो कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। तो पहले ग्लाइकोजन किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, और देन हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ग्लाइकोजन क्या है, आपका पॉलीसैकेराइड है, याद रखिएगा, ठीक है। दूध में पाया जाने वाला लैक्टोज क्या है, आपके डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है। गन्ने में पाए जाने वाला सुक्रोज भी आपके डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं। तो प्रोटीन भी तीन टाइप के होते हैं, सिंपल प्रोटीन, आपके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और आपके डिराइव्ड प्रोटीन। तो जो आपका सिंपल प्रोटीन है इसको आप एल्ब्यूमिन कह सकते हो, जो कि एग मिल्क वगैरह में मिलता है। इसके अलावा ग्लोब्यूलिन भी कह सकते हो जो कि प्लाज्मा में, ग्लूटन भी कह सकते हो जो कि आपके आटा में। आजकल वैसे ग्लूटन फ्री आटा वगैरह चल रहा है अगर आपको याद हो, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ग्लूटेन आपका आटा में पाया जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन भी एक क्या है आपका, आप बोलोगे सर कॉन्जुगेटेड क्या है, प्रोटीन का एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, जिसमें प्रोटीन प्लस आयरन होता है। लिपोप्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन प्लस फैट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर कुछ फैट की। फैट बेटा दो टाइप के वैसे तो होते हैं मेजर, जिसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एग्जांपल क्या है, घी, बटर, और अनसैचुरेटेड क्या है, आपका वेजिटेबल ऑयल, याद रखेगा। ट्रांस फैट क्या होता है, जिनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजेनेसिस किया जाता है। तो आपके हाइड्रोजेनेटेड आपके जो ऑयल्स होते हैं जैसे कि डालडा, ये सब क्या है, तो आप बोलोगे ये सर ट्रांस फैट का एग्जांपल है। और उसी तरह एसेंशियल फैटी एसिड कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे कि लिनोलेइक एसिड हो गया, ठीक है ना, लिनोलेनिक एसिड हो गया, ये सब आपके क्या है, एसेंशियल फैटी एसिड के एग्जांपल है। अब कुछ आपके मिनरल्स से होने वाली कमी, जैसे अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। और अगर आयरन की कमी है तो आपकी बॉडी में आपके एनीमिया होगा। आयोडीन की कमी से आपके गोइटर होता है, और फास्फोरस की कमी से हाइपोफॉस्फोमेटिया होता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या, पोटेशियम की कमी से आपके हाइपोकैलेमिया होता है। जिंक की कमी से आपके एक्रोडर्मेटाइटिस होता है। जिंक अगर बॉडी में कम है तो हाथ में कम का मतलब कपकपी होती रहती है, ठीक है। सोडियम आपके याद रखिएगा हाइपोनेट्रेमिया होता है, ठीक है। इसके अलावा सेलेनियम, अगर बॉडी में सेलेनियम की कमी है तो केसन डिसीज होती है, ठीक है, केसन डिसीज या फिर केसन बैक डिसीज होती है। फ्लोराइड की कमी से आपके फ्लोरोसिस होता है और दांत पीले पीले पड़ जाते हैं। मैग्नीशियम की कमी से आपके हाइपोमैग्नीसीमिया होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बैलेंस डाइट क्या होता है और माल न्यूट्रिशन क्या होता है। बैलेंस डाइट यानी कि आपको 55 से 60% अपने खाने में क्या लेना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है, 10 से 15% आपको प्रोटीन लेना है, और 20 से 25% आपको फैट लेना है। ये आपके बैलेंस प्रोटीन का क्या, बैलेंस डाइट का क्या एग्जांपल है, ठीक है। इसके अलावा वाइटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, फाइबर्स होना चाहिए, और आपका वाटर होना चाहिए। आपके माल न्यूट्रिशन अलग अलग टाइप के होते हैं, आपके अल्प, क्वासियोरकर, मैरस्मस, और आपका अतिपोषण, ठीक है। जैसे क्वाशी ओरकर क्या है, तो क्वाशी ओरकर क्या करते हो, आप डेली खाना तो खा रहे हो जितना आपको खाना है, लेकिन उसमें प्रोटीन नहीं है। खाना खा रहे हो लेकिन प्रोटीन नहीं है, तो आपको क्वाशी आरकर हो जाएगा। और अब आपका क्या, प्रोटीन और कैलोरी दोनों कम है, खाना भी कम है और प्रोटीन भी कम है, तो आपको क्या हो जाएगा, मैरस्मस हो जाएगा। पहले आपको कैलोरी तो मिल रही थी लेकिन प्रोटीन नहीं मिल रहा था, तो क्वाशी ओरकर हुआ। प्रोटीन और कैलोरी दोनों नहीं मिल रही है तो आपको क्या हुआ, मैरस्मस हुआ। ओवर न्यूट्रिशन मतलब कुछ ज्यादा ही खा पी लिए, है ना, तो एकदम ही फूल के गए। अब आप बात करते हैं यहाँ पर आपके एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट में दोस्तों देखो, एनवायरनमेंट क्या होता है ये सब अब प्री में तो आपके नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, जैसे भोजन, पानी, आश्रय, ये क्या है, एक इंसान की नीड होती है, एक जानवर की नीड होती है, और एक आपके हैबिटेट की नीड होती है। अगर एक इकोसिस्टम को चलाना है तो आपका फूड, वाटर और शेल्टर, इन तीन चीजों का होना जरूरी है। इसके अलावा स्पेस का होना भी जरूरी है, वरना कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। अब आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जैसे आर्टिकल 48A। ये बच्चे किससे रिलेटेड है, तो आप बोलोगे सर ये आर्टिकल हमारा रिलेटेड है इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से। किससे, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से। आर्टिकल 51A में भी आपके इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात की गई है, दोनों याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था 1972 में, जिसके तहत आपके अलग अलग एरियाज को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग एरियाज में जो आपके जानवर वगैरह रहते हैं उनको सेव करने की कोशिश की जाती है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट लाया गया था, अभी रिसेंटली इसको क्या किया गया, अमेंड भी किया गया है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए लाए गए एक्ट हैं। अब IUCN की कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट जो आपको याद में रखना है, जैसे आपके घड़ियाल। घड़ियाल आपके इंडिया में 14 लोकेशंस में नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं, जिनमें से आपके 5 सब पॉपुलेशन रिकॉर्डेड इन दी चंबल। जो आपके चंबल रिवर है ये आपके घड़ियाल का घर माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा कतरनिया घाट जो है, कतरनिया रिजर्वायर गिरवा रिवर के पास, ये भी आपके घड़ियाल का एक बहुत ही अच्छा हैबिटेट है। इसके अलावा कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, इसके अलावा गंडक रिवर हो गया, ये आपके घड़ियाल का क्या है, आप बोलोगे सर जी बहुत ही आइडल प्लेस है। बाकी यहाँ पर आपको आगे देखते हैं, जैसे हिमालयन क्वेल। हिमालयन क्वेल कहां पर मिलती है, वेस्टर्न हिमालय में, याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हिमालयन क्वेल वेस्टर्न हिमालय। साइबेरियन क्रेन केवलादाओ नेशनल पार्क जो आपके कहां पर है, राजस्थान में, ठीक है।
कश्मीर डियर हंगुल, हंगुल आपका दंचीगाम नेशनल पार्क कश्मीर में मिलता है। नाम दफा फ्लाइंग स्क्वेरल, नाम से ही पता चल रहा होगा नाम दफा नेशनल पार्क कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अगेन गैंगेटिक डॉल्फिन, गैंगोटिक जो आपके गैंगोटिक डॉल्फिन है, ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन जो है आपके कहां पर है, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी जो आपके बिहार में, याद रखिएगा भागलपुर के पास में, कहां पर, बिहार में भागलपुर के पास में। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में ये आपके पाई जाती हैं। एशियाटिक लॉयन सिर्फ आपको इंडिया में एक ही जगह पर मिलेंगे, दैट इज गिर नेशनल पार्क आपके गुजरात। वाइल्ड बफेलो आपके इंद्रावती और उदांती सितांदी टाइगर रिजर्व कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। यहां पर मिलेगा आपको इंद्रावती और आपके उदांती सितांदी टाइगर रिजर्व जो कि आपके छत्तीसगढ़ में यहां पर। इसके अलावा कहां पर मिलेगा, कोला मरका कंजर्वेशन रिजर्व जो आपके महाराष्ट्र में, कोला मारका कंजर्वेशन रिजर्व जो आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। बंगाल टाइगर आपको पता ही है, हिम तेंदुआ आप जानते हो। हेमिस नेशनल पार्क आप चले जाइए कहां पर, लद्दाख में। हिम यानी स्नो लेपर्ड की बात करा है, स्नो लेपर्ड कहां पर है, आप बोलोगे हेमिस नेशनल पार्क आपके लद्दाख में, एकदम ठंडी जगह पे रहता है। स्पेति वैली, ठीक है। किब्बेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किब्बेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। गंगोत्री नेशनल पार्क कहां पर है, आपके उत्तराखंड में, याद रखिएगा यहां पर आपके मिलेगा। वन हॉर्न राइनो काजीरंगा नेशनल पार्क इसका सबसे बड़ा घर है। इसके अलावा नेशनल आपका मानस नेशनल पार्क हो गया, ओरांग नेशनल पार्क हो गया, जल्दापारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में यहां पर भी आपको देखने को मिलता है, और दुधवा नेशनल पार्क जो कि आपका उत्तर प्रदेश है, यहां पर भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब कुछ यहां पर वल्नरेबल कैटेगरीज के जानवर है जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि आपका इंडियन बाइसन जिसको आप क्या कहते हो, गौर कहते हो, कहां पर मिलता है, वेस्टर्न घाट में मिलता है, ठीक है। जैसे नागौरहोल जो कि आपका कर्नाटक में, बांदीपुर जो कि आपका कर्नाटक में, यहां पर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी कुछ जगह पर ये देखने को मिलता है। बात करें इंडियन एलिफेंट की, पूरे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अच्छे से मिलता है, खासतौर पर साउथ इंडिया में। केरला में आपके पेरियार में चले जाइए, बांदीपुर, नागरहोल, काजीरंगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब थ्रू आउट दी इंडिया ये आपको देखने को मिलते हैं हाथी, ठीक है। आगे देखते हैं आपका यहाँ पर नियर थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड यानी मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये अगर इनको अच्छे से नहीं देखा गया तो इन पर दिक्कत आ सकती है। तो एशियन ब्लैक बियर, एशियन ब्लैक बियर आपका पक्के टाइगर रिजर्व कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। दाचीगाम नेशनल पार्क कहां पर, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। सेंट्रल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। इंडियन ओटर, तुंगभद्रा ओटर कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है, तो आप बोलोगे सर तुंगभद्रा रिवर तो कर्नाटक, बस बिल्कुल यही है, ये आपका नियर थ्रेटेंड स्पीसीज है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं कुछ प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आता है टाइगर प्रोजेक्ट, कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में। उद्देश्य क्या था इसका, एम था कि डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हमें क्या करनी है, कंजर्व करनी है। अब जिम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सॉरी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, दुधवा नेशनल पार्क हो गया, रणथंबोर नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, और इसके अलावा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो गया। इन सभी को आपके क्या किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इसको इंक्लूड किया गया था, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा रेड पांडा प्रोजेक्ट, रेड पांडा प्रोजेक्ट कब आया था, 1994 में आया था, याद रखिएगा, ठीक है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क आपके दार्जिलिंग में है, जहां पर आपके रेड पेंडा मिलते हैं। इसके अलावा थामिन डियर प्रोजेक्ट, थामिन डियर प्रोजेक्ट आपका 1977 में आया था। केबल लामजो नेशनल पार्क मणिपुर में जो है वर्ल्ड का वन एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वहां पर आपके थामिन डियर मिलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आपका 1975 में स्टार्ट किया गया था। राइनो प्रोजेक्ट आपका 1987 में स्टार्ट किया गया था, मानस सेंचुरी और काजीरंगा में इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा घड़ियाल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, 1975 में। उद्देश्य क्या था, तो आप बोलोगे सर इसका एम था घड़ियाल ब्रीडिंग को यहां पर बढ़ावा देना, ताकि घड़ियाल के जो नंबर थे उनको बढ़ाया जा सके, ठीक है। चंबल सेंचुरी के आसपास वाले जितने भी एरियाज हैं वहां पर इनको बढ़ाने की बात की गई थी, और खासतौर पर उड़ीसा का एक एरिया था नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, जहां पर ये अच्छी खासी मात्रा में अब पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं गिद्ध, गिद्ध आपका यानी वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 2006 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। बसानी डुंगरी राजस्थान, जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा, रानी वल्चर ब्रीडिंग सेंटर आसाम, और वन विहार नेशनल पार्क आपके भोपाल में ये है लोकेटेड। गिर लॉयन प्रोजेक्ट आपका 1972 में स्टार्ट हुआ था और गिर नेशनल पार्क में हुआ था, ठीक है। एलिफेंट 1992 में, मस्क डियर आपका 1974 में, और मस्क डियर आपके कहां पर मिलते हैं, केदारनाथ सेंचुरी उत्तराखंड में मिलते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गैंगेटिक डॉल्फिन अभी आपको बताया था 1997 में इनको कंजर्व करना था। हंगुल के लिए 1970 में कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे, और कहां पर, दाचीगम नेशनल पार्क कश्मीर में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आ जाते हैं यहां पर इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में आपको सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक के बारे में याद रखना है, जो कि हमारा क्या है, आरबीआई है। ये पूरे देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाला मेजर बैंक होता है, ये गवर्नमेंट का बैंक होता है, ये बैंकों का बैंक होता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, जो लोगों को डायरेक्टली लोन देते हैं।
पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं? जिन्हें गवर्नमेंट चलाती है, 50% से ज्यादा स्टेक्स किसके पास रहते हैं? गवर्नमेंट के पास रहते हैं। कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं जो आपके लोन वगैरह देकर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए यहां पर लगे रहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपके सेकंड शेड्यूल आरबीआई एक्ट 1934 में इनकी लिस्ट दी गई है। पब्लिक सेक्टर बैंक मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। अब यहां पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन से हैं? तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर दोस बैंक जो कि रन किए जाते हैं प्राइवेट एंटिटी, जैसे अडानी अंबानी इनके द्वारा, ठीक है। फॉरेन बैंक्स विदेश का कोई व्यक्ति चला रहा हो, ऑब्वियस सी बात है, जैसे एचएसबीसी, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है ना, ये बात हो गया। स्पेशलाइज्ड बैंक आपको पता है, जैसे कि ये आपके स्पेशल कामों के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सिम बैंक हो गया, ठीक है। इसके अलावा ईसीजीसी हो गया, इसके अलावा नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, एनएचबी हो गया। इनके काम क्या है? इनके स्पेशल काम है। नाबार्ड का काम क्या है? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। शिवरमन कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, 1982 में इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था 12 जुलाई को, है ना। रीजनल रूरल बैंक आपके रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना था? फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, और इसको स्टैब्लिश किया गया था आपके प्रथमा प्रथमा सबसे पहला आपका था प्रथमा, आपका आरआरबी, कहां पर? मुरादाबाद में सिंडिकेट बैंक ने इसको स्टार्ट किया था, है ना, याद रखिएगा। कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं? जो लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया होता है आपस में एक दूसरे को लोन देने के लिए। एनबीएफसी क्या है? जो बैंकिंग एक्टिविटीज में तो लगे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से उन फैसिलिटीज को नहीं देते जो आपका बैंक प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, ये लोन वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं देते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं यहाँ पर बैंकों का नेशनलाइजेशन। तो सबसे पहले 1955 में आपके एसबीआई को, जिसका नाम पहले क्या था? आप बोलोगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसको क्या कर दिया गया था? नेशनलाइज कर दिया गया था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां पर बना दिया गया था। बात समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1969 में 19 जुलाई को यहां पर 14 मेजर कमर्शियल बैंक का क्या किया गया था? नेशनलाइजेशन किया गया था, जिनका कैपिटल नियर अराउंड 50 करोड़ से ज्यादा था, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरी बार किया गया था आपका 5 अप्रैल 1980 को। इसमें टोटल आपके नेक्स्ट 6 बैंकों को गवर्नमेंट ने क्या कर लिया था? अपने अंडर में ले लिया था, और इनका कैपिटल कितना था? 200 करोड़ से ज्यादा वाली बैंकों का, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? 1 अप्रैल 1935 को। एसबीआई को कब बनाया गया था? 1 जुलाई 1955 को, जब इसको रीनेम किया गया था। और ये इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक का सबसे बड़ा बैंक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है सभी बच्चों को, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक आपका 1894 में लाया गया था। ये भारत का पहला इंडिजिनस बैंक था, पहला भारतीयों के द्वारा स्टार्ट किया गया बैंक था, जिसको लाला लाजपत राय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1894 इसकी डेट याद रखिएगा। कैनरा बैंक 1906 में स्टार्ट किया गया था। ये सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया में है, याद रखिएगा। एचडीएफसी बैंक आपका प्राइवेट सबसे बड़ा बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है इंडिया में, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपके पैसे वैसे का काम करती है, जैसे कि एक आपके बैंकिंग सिस्टम्स होती हैं, आरबीआई, आरआरबी, ठीक है, ये सब क्या है? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में आती हैं। इसके अलावा कुछ नॉन बैंकिंग्स होती हैं, जैसे एलआईसी म्यूचुअल फंड्स वगैरह, है ना। इसके अलावा बच्चा एक होता है आपका फाइनेंशियल मार्केट। अब ये फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? इसमें आपके बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन सब चीजों को क्या किया जाता है? खरीदा बेचा जाता है। तो सबसे पहले आपका आता है मनी मार्केट। अब मनी मार्केट क्या? इसमें बहुत कम समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्स टू मैक्स 1 साल तक के लिए पैसे को या तो लोन में दिया जाता है या फिर लोन में लिया जाता है, ठीक है। यहां पर बहुत ज्यादा क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट यहां पर ज्यादा है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मेजर इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, जैसे मैंने अभी पीछे बताया ना, बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब है, ठीक है। और करता इसका रेगुलेटर कौन है? आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आता है कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट में भी यही सारी चीजें होती है, लेकिन इनका टेन्योर 1 साल से ज्यादा होता है, बस आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं आपके बॉन्ड, शेयर्स, डिबेंचर्स, और इसको कौन रेगुलेट करता है? तो आप बोलोगे सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल मार्केट को आपका सेबी कर रहा है, जबकि आपके मनी मार्केट को आपका आरबीआई कर रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या होते हैं, वित्तीय साधन कौन कौन से हैं? तो एक तो शेयर्स होते हैं, बॉन्ड होते हैं, पॉलिसीज होती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब फाइनेंशियल सर्विसेज कौन सी? तो यही सारी चीजों को अगर एक बैंक दूसरे ग्राहक को क्या करता है? प्रोवाइड करता है, तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। जैसे आप यूपीआई वगैरह यूज करते हो ना, तो पे कर देते हो आप, तो यूपीआई जो आपको सर्विस दे रहा है वो क्या है? फाइनेंशियल सर्विस का एग्जांपल है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें दोस्तों आपको इसी तरह से करवाई जाएंगी, और बढ़िया तरीके से, और ज्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक अब आपके सामने लाए जाएंगे वन बाय वन। तो आपको करना क्या है? सिंपल सा 499 का हमारा ये जो बैच है, मेंटरशिप बैच, इसको ज्वाइन कर लेना है, जिसमें यहां पर लिखी हुई ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें आपके 25 टेस्ट सीरीज होंगी, 6 फुल एंड टेस्ट सीरीज होंगी, इसके अलावा 9 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होंगी, 5 यूपीजी के करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे के आपके क्या होंगी? टेस्ट सीरीज होंगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के 10
प्रीवियस ईयर के 10 यहाँ पर आपके क्या किए जाएंगे, पूरे सिस्टमैटिक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपको ट्रेंड मालूम चल सके और आप ये महसूस कर सके कि ये जो आपको हाई यील्डिंग नोट्स दिए जा रहे हैं ये आपके पेपर के लिए सफिशिएंट है या नहीं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है या आपको लगता है नहीं सर फर्दर थोड़ी सी मुझे एक्स्ट्रा टिप्स चाहिए कि मुझे एग्जाम में और कैसे मैं बेहतर स्कोर कर सकता हूं, नियर अराउंड आपका यहां पर मैं 100 प्लस कैसे ला सकता हूं स्कोर, कम से कम सर जी मैं यहां पर मुझे चाहिए कि मैं कम से कम गिरी से गिरी हालत में जो मेरा स्कोर, मेरे जो क्वेश्चन सही हो वो 100 प्लस सही हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको ज्ञान सर का, बेसिकली ज्ञान सर इसको लीड कर रहे हैं आपका एससीएस का टेलीग्राम जो मेंटरशिप ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर अपनी जानकारी यहां पर ले सकते हो। आई बात समझ में? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं फिर, अगली क्लास में मुलाकात होगी।